जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वन शॉट का जो वीडियो लगातार आ रहा है, सारे बच्चे वन शॉट वीडियो देखते रहिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स जरूर लाइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पिछला जो वीडियो था साइंस का, 10th क्लास साइंस का पहला जो चैप्टर था वो पूरी तरह से जो है टाइम टू टाइम वीडियो आ गया था। ठीक है, तो वन शॉट का सेकेंड चैप्टर का आज जो है आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जरूरी है करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, इससे बहुत ही प्रश्न जो है अधिक मात्रा में पूछा जाता है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आप लोगों को बताया जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि अम्ल क्या है। बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आज कंप्लीटली इस वीडियो में खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिएगा जैसे कि अम्ल है ना, एसिड। एसिड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे एसिड क्या है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये लैटिन दूसरे यानी कि दूसरे देश की भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक, यानी कि सीधी सी बात है कि हम लोगों को समझ जाना है कि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है ना, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। ओके, अब हम कुछ बातें हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। देखो लिटमस पेपर जो है सूचक है, इसके बारे में हम आगे जो है पढ़ेंगे। ठीक है, नीला लिटमस को जैसे ही अम्ल में हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वो लाल में बदल जाता है। ठीक है, ये है एसिड का गुण। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो एसिड होते हैं जैसे ही जल में घोलते हैं तो उसमें H+ आयन देने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेट में होता है ना, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि जैसे ही जल में इसको घोलते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाता है, H+ और Cl-। ठीक है ना, अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है H+ आयन दे रहा है। ठीक है, आयन तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को जैसे ही जल में हम लोग घोलते हैं तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन ये भी देता है ना, हाइड्रोजन आयन ये भी देने का काम करता है। तो ये दोनों क्या है, दोनों प्रबल, अगर देखा जाए तो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ओके, यहां पे आगे हम लोग चलते हैं। प्रबल अम्ल, देखो अम्ल कई तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन कौन होते हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन है। तो HCl, H2SO4, HNO3 या क्या है, प्रबल अम्ल है। ओके, अब होता है क्या चीज, दुर्बल अम्ल। प्रबल है तो भाई दुर्बल भी तो होगा, तो दुर्बल कौन कौन है, देखिए ये CH3COOH, मेथेनोइक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। सब अम्ल ही है लेकिन कोई ज्यादा जो है पावरफुल है और लोअर है कोई। ठीक है, मतलब दुर्बल और एक प्रबल है। क्लियर है, इतना जब आप अम्ल के बारे में जान जाते हैं तो अम्ल के बारे में ज्यादातर अधिकतर बातें समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं सांद्र अम्ल। देखिए अम्ल भी अगर देखा जाए तो मात्रा के आधार पर जो है ये भी होता है, जैसे सांद्र अम्ल होता है, एक होता है तनु अम्ल होता है। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, देखिएगा सांद्र अम्ल हम जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, सांद्र अम्ल हो गया। अब इसी तरह से तनु अम्ल के बारे में, तनु में क्या होगा कि जल की मात्रा ज्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, बस सीधी सी बात है, यही चीज होता है। सांद्र अम्ल का मतलब यही होता है कि अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम होता है। लेकिन जो तनु अम्ल होता है उसमें क्या होता है, तनु का मतलब समझिए कि पतला, एक प्रकार से सीधी सी बात समझिए कि अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा है, अम्ल कम है।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। क्लियर है? इतना बात जानने के बाद अब हम लोग क्षारक के बारे में जानते हैं। क्षारक, देखिए क्षारक जो होता है ना वो कड़वा लगता है। अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो ये कड़वा होता है। जैसे नीम का पत्ता होता है ना, तो नीम का पत्ता कड़वा होता है, तो नीम का जो रस अगर हम निकालेंगे तो वो क्षारक में आएगा। ब्लड भी क्षार होता है, ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। वो क्या हो रहा था, नीला को लाल में बदल रहा था, ये क्या है, लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला में बदलता है, जस्ट अपोजिट करता है। ये चीज है, ये सूचक है, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। अम्ल क्या कर रहा था, H प्लस आयन दे रहा था, लेकिन ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा। तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद प्रबल क्षारक, भाई दुर्बल और प्रबल अम्ल भी था, तो यहाँ पे प्रबल क्षारक भी होगा। तो प्रबल क्षारक में आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, प्रबल क्षारक है। तो दुर्बल क्षारक भी तो होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, आगे चलते हैं। क्षार, भाई एक अभी तो क्षारक हो गया, लेकिन एक क्षार होता है। तो क्षार शब्द कैसे, अगर मान लीजिए कि कोई क्षारक है तो हम उसको क्षार कह सकते हैं कि नहीं? क्या रीजन है क्षार कहने का? तो देखिए क्षार कहने का रीजन ये है कि जल में जो घुलनशील क्षारक जो होते हैं उसको क्षार कहते हैं। याद रखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जो जल में घुल जाते हैं अच्छे से उसको क्षार कहते हैं। क्लियर है? क्षार समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखिएगा, उसको इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं, अल्कली है ना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जल में घुल जाता है, तो हम इसको क्षार कहेंगे कि भाई ये क्षार है। क्या है? क्षार है। क्लियर है? जब इतना आप जान गए तो अब लवण के बारे में जानते हैं। देखिए सीधी सी बात है, लवण यानी कि साल्ट, नमक कह सकते हैं। भाई ये साल्ट कैसे बनता है? तो जो अम्ल और क्षारक हम लोग पढ़े ना, कोई एक अम्ल को ले लीजिए और कोई एक क्षारक को ले लीजिए और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो बनेगा ना वो लवण होगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन में हम कुछ बातें हैं आप लोगों को बता देते हैं। रिएक्शन देखिएगा कैसे, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, एक हम ले लेते हैं क्या चीज, एसिड HCl ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या बनेगा, अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या बनेगा भाई, तो बताते हैं क्या बनेगा। देखिए ये दोनों अलग होगा, H प्लस अलग हो जाएगा, इसमें से Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस में आ जाएगा, OH माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज बनने वाला है क्या, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनने वाला है, और ये वाला हाइड्रोजन OH के साथ जाकर के मिलेगा तो ये जल बना देगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, साल्ट है। क्या भाई, साल्ट है। तो साल्ट कैसे बनता है आपको पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक? जब यहाँ आप लोग क्लियर हो गए तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कुछ बातें हैं, समझ लेते हैं सूचक के बारे में। इंडिकेटर्स जो कि आ रहा था, जैसे कि लिटमस है ना, लिटमस पेपर के बारे में तो चलेंगे, चर्चा करेंगे। भाई ये सूचक क्या है, इंडिकेटर्स मतलब सीधी सी बात है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक क्षार को, हर एक लवण को हम लोग चख करके नहीं देख सकते हैं। आपको पता है कि अम्ल जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, क्षार क्या होता है, कड़वा होता है। लेकिन सभी चीजों को आप चख नहीं सकते हैं, है ना, जान जाने की भी खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सूचक भी बनाया गया है ना। कुछ सूचक भी है जो कि अम्ल, अगर अम्ल के माध्यम में कुछ परिवर्तन आ जाते होंगे, ठीक है, तो हम इंडिकेटर्स की सहायता से जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, गुड़हल का फूल है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता, क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। भाई अम्ल है कि क्षार है, ये पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। ये सूचक कौन कौन होते हैं यहाँ भी हम लोग समझेंगे। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ये जो सूचक होते हैं ना, रंग के माध्यम से पहचाने जाते हैं, गंध के माध्यम से पहचाने जाते हैं। क्लियर है? सूचक के प्रकार, अगर सूचक के प्रकार के बारे में हम अगर चर्चा करें, सूचक के प्रकार जो है प्रकार के बारे में चर्चा करें, तो ये जो होते हैं कुछ प्राकृतिक संसूचक होते हैं, यानी सूचक होते हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। तो जो प्राकृतिक संसूचक होते हैं वो क्या होते हैं, वे सूचक जो प्रकृति तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं।
जो प्राकृतिक स्रोतों से, जैसे कि गुड़हल का फूल हो गया, वो आप देख रहे हैं, बंदा गोभी है बैंगनी कलर का। तो इस प्रकार से जो प्रकृति में पहले से मौजूद है। आगे हम लोग चलते हैं, जैसे कि लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये क्या है? प्राकृतिक संसूचक है। ओके, लिटमस, हल्दी, हल्दी तो सभी लोग जानते होंगे, है ना, हल्दी। चाइना रोज, चाइना रोज इसको अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है। लिटमस पेपर दिखाते हैं आप लोग को, लाल गोभी आपको पता है। लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर की बात करें, यहाँ पे लिटमस पेपर की बात करें तो देखिए लिटमस पेपर क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है कि लिटमस पेपर के बारे में जो चर्चा की है कि भाई जो अम्ल होता है, अगर ब्लू कलर का अगर लिटमस पेपर होगा, लिटमस पेपर बताएंगे लिटमस पेपर क्या होता है। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा, जैसे ही उसको हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। ये चीज आपको जानना होगा, ब्लू से रेड हो जाता है एसिड में। लेकिन रेड लिटमस पेपर जब लाल को हम बेस में डालते हैं, यानी कि क्षार में डालते हैं, तो वो ब्लू हो जाता है। याद रखिए, मतलब हम सीधी सी बात कह सकते हैं ना, क्या कहते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि रेड को अगर हम क्षार में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है ना। लेकिन जो ब्लू होता है वो एसिड में डालने के बाद रेड हो जाता है, होता है कि नहीं, ये चीज है। अब भाई ये लिटमस पेपर है क्या, ये भी जान लेते हैं। ओके, देखिए लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थाइलाफाइटा समूह के लाइन के पौधे से निकाला जाता है। लाइन का एक पौधा होता है, उससे जो है ये निकाला जाता है रस, समझ गए। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। याद रखिएगा, जो लिटमस होता है जब ना क्षार होता है ना बेस होता है, ठीक है, सॉरी, ना क्षार होता है ना एसिडिक होता है, तो उस समय इसका कलर बैंगनी कलर का होता है। याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये लिटमस पेपर है जो कि एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपका प्राकृतिक जो है सूचक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि संश्लेषित संसूचक, एक होता है संश्लेषित संसूचक जो मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, मतलब ये मानव निर्मित होते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित संसूचक के एग्जाम्पल्स मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन, ठीक है, ये जो दोनों हैं वो संश्लेषित संसूचक हैं। और एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित संसूचक है या सूचक है, तो आपको बताना होगा मेथिल ऑरेंज। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जाता है, ये तो आप बता ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो आपको दिख रहा है मेथिल ऑरेंज है। ओके, क्या है? मेथिल ऑरेंज। ये जांच करने में जो है जरूरी होता है। आगे हम लोग चलेंगे गंधीय सूचक। तीसरा होता है गंधीय सूचक। अम्ल और क्षारक के माध्यम में जब भी ये आता है तो अपने गंध में परिवर्तन ला देता है, तो अपने गंध में परिवर्तन लाता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति में जैसे आता है तो इसका गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए वेनिला, प्याज एवं लौंग। आप देखिए वेनिला है, ठीक है, इस प्रकार का फ्लावर होता है इसका, ये आप देख सकते हैं लौंग है, और प्याज तो सारे बच्चे। देखिए अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अब हम लोग अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। सूचक पढ़ लिए, डिफिनेशन पढ़ लिए, अब हम लोग इसके जो है रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जल से भी क्रिया करता है तो क्या होता है, धातु से भी क्रिया करता है तो क्या होता है, सारा चीज पढ़ने वाले हैं। एकदम पूरा वीडियो पे बने रहिए, मजा आएगा। एकदम डिफरेंट तरीके से जो है आप लोगों को बताया जा रहा है, एकदम वन शॉट के माध्यम से। क्लियर है? धातु की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं, देखिए सीधी सी बात है यहाँ पे कि जब अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं तो पहले धातु की अभिक्रिया करवा कर देखते हैं कि धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए धातु की अभिक्रिया, अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखिएगा, मान लीजिए कि HCl को जिंक से हम लोग क्या कर दिए, अभिक्रिया कर दिए, तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बन रहा है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अम्ल के साथ जब हम धातु का अभिक्रिया करवाते हैं। अब धातु की अभिक्रिया अगर हम क्षार के साथ करवा दें, तो क्या होगा। देखिए क्षार के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्षार
यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब जिंक से अभिक्रिया करवा दिए तो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त हो रहा है। तो सीधी सी बात है ना कि धातु की अभिक्रिया से क्या हो रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, चाहे वो आप एसिड से करवा लीजिए या फिर आप क्षार से अभिक्रिया करवा लीजिए, ये चीजें हैं। अब इसके बाद कुछ बातें हैं, समझिएगा। देखिए पॉप टेस्ट, यहां पर देखिए सबसे पहले तो यहां समझिए हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना बाहर, तीर का निशान का मतलब होता है कि ऊपर की ओर गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, गैस जो ऊपर की ओर जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको अगर अभिक्रिया तो करवा दिए लेकिन आपको पता नहीं है कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट क्या है, जिसको पॉप टेस्ट कहते हैं। क्या, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट की सहायता से जो है पता किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं। सबसे पहली बात एक चीज याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है, ठीक, क्या होता है, ज्वलनशील। तो कुछ इस तरह से प्रक्रिया को हम यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंटेनर में हम अभिक्रिया करवा दिए, अभिक्रिया में एक पाइप जोड़ा गया है जो कि एक सॉप सॉल्यूशन है, मतलब साबुन से घुला हुआ, एक सर्फ से घुला हुआ कह सकते हैं, ठीक है, घुला हुआ जो है जल है, उसी में पाइप गुजारा गया है और जैसे ही यहाँ से गैस बन के निकलेगा तो वो बुलबुले टाइप का बाहर निकलेगा और उसके बगल में जब हम कोई लाइटर रखेंगे, कोई मोमबत्ती रखेंगे और जला करके देखेंगे उस बुलबुले को, तो बुलबुला जो है वो फटेगा, है ना, बूम सा फटेगा, ठीक है। अब फटेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो बुलबुला है यानी कि जो निकल रहा है, गैस जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है। क्लियर। तो ये पॉप टेस्ट की सहायता से हमको पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिए। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे समझना कि पीतल और तांबा क्या है। अगर पीतल तांबे की बात किया जाए तो तांबे क्या है, धातु है, ओके, है ना, धातु। और दही क्या है, दही अम्ल है, क्योंकि दही खट्टा होता है और आपको बता दिए हैं कि खट्टे पदार्थ जो होते हैं अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। तो ये दही एसिडिक है और जैसे ही एसिडिक यानी कि धातु से, अभी धातु में जब हम रखेंगे धातु के बर्तन में दही को, तो धातु से ये रिएक्शन करना शुरू कर देगा, अभिक्रिया करना शुरू करेगा, जिससे कि क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और ये जहरीला पदार्थ है ना बना सकता है, जिससे क्या होगा कि खाने के बाद, है ना, खाने के बाद प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी कई तरह के जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं शरीर में, ठीक। तो इसीलिए साफ सलाह दिया जाता है कि खट्टे पदार्थ चाहे दही है उसको आप तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखिए, ठीक ना, तो ही ठीक है, ओके। बहुत सारे बर्तन हैं, तो यहाँ पे इस तरह का आंसर आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, जो बताए हैं वही चीज है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थ को तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन संक्षारित हो जाएगा और साथ ही दही एवं खट्टे पदार्थ जो है संदूषित हो सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद जो है कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अम्ल धातुओं के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि धातु के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो अभी बताया आप लोगों को कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, सीधी सी बात है ना। तो इसका आंसर यही होने वाला है, ओके। अब इसके बाद जो है देख सकते हैं ये रिएक्शन आप लोगों को बताया गया है, तो आप इस तरह से उत्तर देंगे। ये प्रश्न इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ ऐसे, तो ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब फटाफट दे देना है, ओके ना। चलिए अब इसके बाद जो है एक टॉपिक है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले धातु जो है, अगर यहाँ पे देखिए धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम अम्ल का और जो है क्षार का अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले धातु कार्बोनेट क्या होता है और धातु बाइकार्बोनेट क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे धातु कार्बोनेट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम क्या है, धातु है ना, सोडियम क्या है, धातु है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, धातु कार्बोनेट हो गया। अब मान लीजिए कि हम सोडियम H लगा दिए और कार्बोनेट लिख दिए, ये हो गया धातु बाइकार्बोनेट हो गया,
जिसको हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया धातु कार्बोनेट, ये हो गया धातु बाइकार्बोनेट। अगर हम इसका अभिक्रिया जो है वो एसिड से करवा दें या फिर बेस से करवा दें यानी क्षार से करवा दें तो क्या होगा, यही चीज पता करना है। ठीक है, सीधी सी बात है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। देखिए कुछ साफ अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तीन चीजें बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो भी वही चीज बनाता है, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ये चीज है। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब यहाँ पे बात यह आता है कि अम्ल के साथ तो अभिक्रिया हो गया लेकिन क्षार से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। याद रखिए, क्षार से ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट जो है क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पे समझिए, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त हो रहा था, अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा था, कैसे जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो भी गैस है, गैस को तो पहचानना ऐसे भी मुश्किल है ना। तो उसको पहचानने के लिए क्या करना होगा, देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जांच होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उत्पन्न हुआ उसको जब हम चूने के पानी से हम जब उसको गुजारते हैं तो चूना का जो पानी होता है वो व्हाइट कलर का हो जाता है ना, दूधिया कलर हो जाता है। ठीक है, याद रखिए कौन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही चूने के पानी में जाता है वो दूधिया कलर का हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ओके ना। तो यहां पर यही चीज है, आपको समझना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अगर अम्ल और हम क्षार की अभिक्रिया करवा दें तो क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि इसको हम अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। ओके, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलेंगे। उदाहरण में देख सकते हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दिए, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। ठीक है, ये तो पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं। जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से दोनों को अभिक्रिया करवा देते हैं तो अम्लीय लवण प्लस जल बनता है। तो सीधी सी बात है, जब इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा तो जो प्रबल होगा, प्रबल वाला ही ज्यादा प्रभाव आपको दिखाएगा। ठीक, तो कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा, अम्लीय लवण, क्योंकि प्रबल अम्ल है। अगर प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय लवण बनेगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों कर देते हैं तो उदासीन लवण बनेगा। सीधी सी बात है ना। इसके बाद जो है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक का अभिक्रिया करवा दे तो उदासीन लवण और जल बनेगा। ये चीज है। ओके, तो एग्जांपल में आपको जो है दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, एग्जांपल में आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम दे देते हैं। एग्जांपल जैसे प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल को हम क्या लेते हैं, देखिएगा पर HNO3, नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं HNO3। ये क्या है, प्रबल अम्ल है। और हम प्रबल क्षारक का जो है ले लेते हैं उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों का जब अभिक्रिया करवाएंगे ना तो क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3। ठीक है ना, ये बनेगा। ठीक, और क्या बनेगा, जल बनेगा। सीधी सी बात है, H2O, ये बनेगा। तो ये उदासीन लवण बन गया। तो इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग बता चुके हैं कि प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल। आगे हम लोग चलते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अगर अम्ल के साथ हम धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। अब कहिएगा सर ये धातु ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु में जब ऑक्सीजन मिला देते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे कि कोई धातु ले लेते हैं, एक है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सोडियम ऑक्साइड N2O, ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब मान लीजिए कि पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम ऑक्साइड हो गया K2O।
इस तरह से मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO, ये क्या है, सारे जो है धातु ऑक्साइड है। और धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, एसिड से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, बेस से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ये चीज जानना है आप लोग। ओके, तो चलिए जानते हैं, देखिएगा ध्यान से। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। चलो कुछ एग्जांपल। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, और जैसे ही वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। और एक और यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, और यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे जल बनाता है। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ओके, देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे आप लोग को हम बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं जिससे कि आप समझ जाओगे। मान लीजिए कि जैसे कि कोई अभिक्रिया जब होता है ना, तो अभिक्रिया पहले जो है, अभिक्रिया में जो अनुभाग ले रहा है वो क्या होता है, टूटता है, पहले परमाणु में बदलता है, कैल्शियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग होगा। और ये जो है आयन में बनते हैं, आयन में टूटते हैं, ये माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस में टूट जाएगा, ये चीज हो गया। यहाँ पर HCl भी जब टूटेगा तो ये आपका प्लस में जाएगा और क्लोरीन माइनस में जाएगा, क्योंकि धातु जो होता है वो क्या होता है, प्लस में जाएगा और अधातु माइनस में जाएगा। क्लियर है ऐसे? तो जो याद रखिए, जो माइनस वाला होता है वो प्लस से विक्रिया कर लेता है, जो प्लस वाला है माइनस से, यहाँ इस प्रकार से अट्रैक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम जो है क्लोरीन से विक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है, और OH जो है बन करके H2O बना दिया, जल बना दिया। ये चीज होता है, इस प्रकार से विक्रिया होता है। तो ये क्या हो गया, साल्ट, क्या हो गया, साल्ट हो गया, और ये वाटर हो गया, वाटर, इस प्रकार से बन गया। तो यहाँ जब इतना आप लोग जान गए, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं कुछ बातों को लेकर के, क्योंकि जल्दी भी खत्म करना है इसको। कैल्शियम क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड के बनने से क्या होता है, विलयन का नीला रंग हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। याद रखिए, धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। ऐसे भी क्षार और एसिड से भी क्रिया करवाएंगे तो लवण ही बनेगा। क्लियर है? अब कुछ बातें हैं, इसको शॉर्टली हम लोग समझ लेते हैं। कैसे, देखिएगा, सारे रिएक्शन को शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं। अम्ल की अभिक्रिया, अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करवा दें तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्लियर है? अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवा दे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये चीज बता चुके हैं। अगर जो है अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा दे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करवा दे तो लवण और जल बनेगा। यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवा दे तो लवण और जल बन जाएगा। तो ये आपको शॉर्टली जो बताया हुआ है वो शॉर्टली एक पेज में है, तो इसको आप लिख लोगे ना तो ये काम करेगा एग्जाम के समय। ठीक है, मस्त एकदम तैयारी के साथ जो है एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिए। आगे चलते हैं यहाँ पे, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। जब हम अधात्विक ऑक्साइड की क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए भाई, अधात्विक ऑक्साइड, जैसे कि अधात्विक ऑक्साइड है, अब कहिएगा सर ये अधात्विक ऑक्साइड मतलब कि भाई अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड कौन कौन होता है बताते हैं एग्जांपल में। देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, कार्बन अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड हो गया। क्या बना दिया, अधात्विक ऑक्साइड बना दिया, है ना। और ये क्या है, क्षार है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों का अभिक्रिया जैसी करवा दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे जल बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, और जल तो जान ही रहे हैं आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, शॉर्टली ये बताया गया है, एकदम शॉर्टली, पूरा उतना लंबा चौड़ा रिएक्शन नहीं करना है। क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, धातु से तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब धातु कार्बोनेट से करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं होता है। अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन जल बनता है। धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये शॉर्टली रिएक्शन है जो कि आप नोट कर सकते हैं, पूरा रिएक्शन का यहीं पे खजाना है। क्लियर है? अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। तो क्षार तथा अम्ल की प्रबलता अगर जानना है तो क्या जानना होगा, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस पर निर्भर करता है। अगर कोई विलयन H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा उत्पन्न कर रहा है तो वो प्रबल एसिडिक है, प्रबल अम्ल है। और जब कोई विलयन
OH माइनस ज्यादा उत्पन्न अगर कर रहा है तो वो प्रबल क्षारीय है। क्या है? प्रबल क्षारीय है या क्षारीय प्रकृति का है। इतना तो आप लोग जान गए, ठीक है। अब यहां पर किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्राप्त करते हैं। अब भाई इसका पता अगर करना है तो एक सार्वभौमिक जो है सूचक है जिसको हम लोग जानेंगे यहां पर, ठीक है। जैसे देखिए जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अब समझना यह है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या होता है। अगर हम अम्ल को देखिए, अम्ल को जैसे ही जल में अगर मान लीजिए डालते हैं, जल से अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल का, तो H+ आयन देगा। और जैसे ही क्षार को जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो OH- आयन देगा, ठीक है। ये तो पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों, ठीक। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, कुछ बातें हैं, इसको समझना जरूरी है। देखिए, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, पता है। H+ आयन जो होता है हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन जो है H3O+ होता है, क्योंकि H+ हो गया और वहां पर जो है अलग होता है। जैसे कि जल मिला दिए, H+ आयन तो हुआ है एसिड वाला, ठीक है, और जल वाला भी हो गया। जल वाला क्या है? H2O। तो H+ जब इसमें मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ओके। जैसे कि HCl है, H2O है। तो यहां से जब H अलग होगा, H+ आयन में बदल जाएगा, क्लोरीन अलग होगा तो क्लोरीन अलग हो जाएगा। लेकिन जो H+ आयन है वो जल वाला हाइड्रोजन से मिल जाएगा जाकर के, तो H3O+ हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर? जल की उपस्थिति में क्षारक OH आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसमें भी वही होता है। मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जल से विक्रिया करवा दिए, सोडियम प्लस में आ गया, OH- अलग हो गया, ये होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जल से अभिक्रिया करवा दिए, Mg मैग्नीशियम अलग हो गया, OH- अलग हो गया। क्लियर है? ऐसे है, हम इसी प्रबलता को जो है जानते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी रखना जरूरी होता है। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मक्षेपी होता है। मान लीजिए यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक ना, यहां पे आप समझिएगा, जब भी आप अम्ल और जल की अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले याद रखिए कि जल में ही अम्ल मिलाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। जल में अम्ल मिलाइएगा, तीर का निशान आपको बताया जा रहा है कि अम्ल को क्या करिए? जल में मिलाइए, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जब अम्ल में जल डालिएगा तो जल से तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, जिससे कि जो आप जार का प्रयोग कर रहे हैं, जो बीकर का प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि फट जाए या फिर तेज गति से अभिक्रिया करने के बाद उसका छींटा पड़ जाए, जो कि आपके जो है शरीर को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक इसका भी जो है क्या करना चाहिए? एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद जो है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? ये प्रश्न जो है पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक ना, कि अम्ल जो है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? भाई सीधी सी बात है कि H+ आयन मुक्त करता है। अम्ल जब H+ आयन मुक्त करता है तो कहीं ना कहीं आयन जब हो रहा है, आयन जब बन रहा है, तो आयन के वजह से ही विद्युत का चालन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा कि अम्ल जल में घुलकर आयनों, धन आयन और ऋण आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ऐसे सीधा सा आंसर। उदाहरण के लिए HCl, H+ और Cl- दोनों आयन बन रहे हैं, आयन की वजह से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगा। क्लियर है? देख सकते हैं कुछ एग्जांपल। आगे चलते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? मतलब इसका मतलब है कि आश्रित जल का मतलब शुद्ध जल, ठीक है। क्या? शुद्ध जल, जो मिनरल वाटर कहिए या फिर जो बोतल में जो पैक करके जो वाटर आता है, उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, ठीक है। और साधारण जो हम लोग कुएं से निकाल करके पीते हैं, उसमें विद्युत का चालन अच्छे से होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आश्रित जल में कोई आयनिक पदार्थ नहीं होता है ना। कोई आयनिक पदार्थ नहीं होने की वजह से आयन नहीं होता है उसमें, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और जो हम लोग यूज जो करते हैं, यानी कि कुएं का पानी निकाल करके, तो उसमें आयन मौजूद होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसी की वजह से जो है विद्युत का चालन होता है। चलिए एग्जाम्पल में आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल करें, इसका आंसर देखिए, पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है बताया गया है। आप देख सकते हैं 2010 और 2012 में ये जो है प्रश्न पूछा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको।
पूरी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिए, जो बताए हैं बात वही चीज है आपके, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे समझिएगा एक और प्रश्न देखिएगा कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जल जैसे जैसे जल को डालते जाएंगे H3O+ जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, सीधी सी बात। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। देखिए अम्ल के विलयन को तनुकृत करने से H3O+ आयन की सांद्रता कम होती जाती है। सांद्रता को मतलब कि अगर देखिए इसकी मात्रा जो है, इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है ना, याद रखिए। फिर से सुनिएगा, समझिएगा इसको। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो अम्ल के विलयन को जैसे तनुकृत करते हैं, मतलब उसमें जल मिलाते जाते हैं, तो आयन की देखिए H3O+ आयन की सांद्रता कम होती जाती है, क्योंकि भाई एसिड जितना होगा उसी के अनुसार ना H3O+ बनाएगा, ठीक है। तो भाई एसिड जैसे जैसे एसिड का आयन कम होते जाएगा, तो कहीं ना कहीं H3O+ भी आयन कम होगा। क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं पीएच स्केल। अब ये जो पीएच स्केल है ये क्या है, यही है सार्वभौमिक के जो है स्केल है, जो कि अम्ल और क्षारक के प्रबलता के बारे में बताने का काम करता है। कैसे, देखिए किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक। इसे 1909 में जोनासन ने खोजा था, यानी कि जोनासन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच स्केल के बारे में या फिर पीएच स्केल कैसे काम करता है और पीएच स्केल का खोज किए थे। कौन थे, जोनासन, ठीक है, 1909 में। पीएच में जो पी है ना वो पुषांश है, जिसको बोलते हैं पोटेंज यानी कि पोटेंशियल, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है, शक्ति कितना है। तो इस अम्ल और क्षारक की शक्ति पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है पीएच। हम लोग सीधी सी बात कह देते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जितना जो है ज्यादा होगा, हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ही अम्लीयता ज्यादा होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पी से पोटेंशियल होता है, रियलिटी में इसका मतलब शक्ति होता है। पीएच, अगर मान लीजिए पीएच मान को एक पीएच स्केल है, दिखाएंगे आप लोगों को पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल पे 14 नंबर तक जो है 0 से 14 नंबर तक अंकित होता है कि स्केल है, ठीक है। अगर 14 नंबर तक अंकित होता है, मान लीजिए कि पीएच का मान 7 है, तो हम उदासीन विलयन को कहेंगे। जैसे कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है, याद रखिए। और पीएच 7 से अगर मान लीजिए कम है, पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन है, याद रखिए। 0 से 7 के बीच में है, 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन है। पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन है। 7 से अधिक है 10-14 तक तो क्या है, क्षारीय विलयन है। यहाँ पीएच स्केल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है। H+ आयन की मात्रा अगर बढ़ते जाता है तो हम समझें कि अम्लीयता जो है बढ़ते जा रहा है। OH- की सांद्रता बढ़ते गया तो आप समझ जाइए कि उधर क्या है, क्षारीयता बढ़ते जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है देखिए, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ज्यादा पीएच के लिए दूसरा स्केल यूज किया जाएगा। एक जो ग्वाला है, ग्वाला जो दूध बेचता है, ठीक है, ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है, ठीक है। ताजा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई दूध का पीएच मान जो होता है, ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर, 6 होता है दूध का पीएच मान, और ज्यादा क्षारीय क्यों बना देता है। तो सीधी सी बात है, बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, और क्षारीय होता है तो 6 से भाई क्षारीय ही बना देगा वो। चलिए, और एक प्रश्न कहा जा रहा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो आपको पता है कि दूध का पीएच मान 6 है और उसमें हम बेकिंग सोडा मिला दिए तो उसका पीएच मान बढ़ गया। अब पीएच मान बढ़ेगा मतलब क्षारीय हो गया, तो ज्यादा क्षारीय होगा, ठीक ना। जब कोई विलयन ज्यादा क्षारीय होगा या फिर मान लीजिए दूध ज्यादा क्षारीय हो गया तो उसको फिर से एसिड बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, क्योंकि दही एसिड होता है तो एसिड बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। 6 से तो आसानी से बन जाता, लेकिन क्षारीय पहले बना दिए उसके बाद फिर से उसको दही बनाना है तो कहीं ना कहीं ज्यादा समय लगेगा। तो इसका आंसर ये होगा, देख लीजिए कि बेकिंग सोडा प्राकृतिक क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्राकृतिक क्षारीय हो जाती है। प्रकृति क्या होती है, क्षारीय हो जाती है। बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्द खट्टा होने अथवा अम्लीय होने अथवा दही बनने से रोकती है, इसलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न था, याद रखिएगा।
अब अगला जो प्रश्न है कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ये चीज आप लोगों को इसका उत्तर समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आसान होगा। अभी बताया गया वही वैसा ही कुछ प्रश्न है। ओके, आगे चलते हैं। लवण, अब साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। साल्ट क्या है, तो साल्ट बता दिया है कि भाई जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करता है एक दूसरे से तो साल्ट बनता है, ये चीज बता दी है। साल्ट का मतलब क्या, नमक। देखिए लवण अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, क्लियर है सबको। जैसे कि नमक का NaCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये कुछ महत्वपूर्ण लवण होते हैं जैसे कच्चा पदार्थ देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक होता है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है धोने का सोडा, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में पूरा डिटेल अभी जानेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये जो पांचों कंप्लीट कर लेंगे, ये लास्ट जो है टॉपिक यही है, यहाँ पे समझिएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये प्रबल क्षार, ये है प्रबल क्षार है। जब नमक और जल की अभिक्रिया करवाते हैं ना, जब नमक में जल से अभिक्रिया करवा देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। क्लियर है यहाँ तक। उपयोग क्या है भाई इसका देख लेते हैं। ईंधन के रूप में, देखिए हाइड्रोजन बना तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेंगे, क्लोरीन बना तो जल की स्वच्छता के लिए प्रयोग कर लेंगे, PVC में या CFC में इसका प्रयोग जो है किया जाएगा। ओके, जल की स्वच्छता में बताएंगे आगे। HCl का जो है प्रयोग इस्पात की सफाई के लिए करेंगे, इस्पात की सफाई के लिए या औषधि बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्राप्त हुआ है धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए इसका प्रयोग कर देंगे। अब भाई ग्रीज जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्नेहक होता है, जो कोई जैसे कि मान लीजिए स्वेटर वगैरह में यूज किया जाता है स्नेहक के रूप में, साइकिल में, वाहनों में, जो कि कहीं ना कहीं घर्षण को कम करने का प्रयोग मतलब किया जाता है ग्रीज। तो ग्रीज हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है विरंजक चूर्ण बनाया जाता है, जो कि जल के शुद्धिकरण के लिए होता है। वस्त्र विरंजक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, रंगाई के लिए, वस्त्र के लिए। देखिएगा विरंजक चूर्ण एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए जब बुझा हुआ चूना में क्लोरीन मिक्स कर देंगे ना, क्लोरीन से अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, जिसको हम लोग साधारण नाम से जानते हैं विरंजक चूर्ण। देखिए ये क्या है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्योंकि चूना में जल डाल देते हैं तो बुझ जाता है, समझिए, इसीलिए बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना में क्लोरीन से अभिक्रिया करवा देते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। क्लियर है। उपयोग भाई क्या है विरंजक चूर्ण का, तो पहला तो उपयोग यही होगा कि जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वस्त्र उद्योग में इसका विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं कागज जब बनता है तो उसको सफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उपचायक, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये उपयोग है विरंजक चूर्ण का। आगे हम लोग चलेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे बेकिंग सोडा का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। ये कैसे बनाया जाता है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। देखिए यह एक दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी अभिक्रिया होती है देखिएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको बेकिंग सोडा कहा गया। जैसे हीट होता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, याद रखिए। ये कैसे बनाया जाता है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये जो है ना, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया है, यहाँ पे तीर का निशान है। सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया तीनों को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ओके, तो भाई बेकिंग सोडा को जैसे ही हीट करेंगे, खाना बनाने के बाद जो अभिक्रियाएं होती है, सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्लियर है। उपयोग क्या है इसका, बेकिंग पाउडर बनाने में
इसका प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ओके, इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है ज़्यादातर डबल रोटी बनाने में किया जाता है, केक में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ना, उसके वजह से कहीं ना कहीं डबल रोटी में जो छिद्र होता है इसी के वजह से होता है। ठीक है, छिद्र इसी के वजह से। ओके, तो इसका प्रोसेस आप लोगों को पता होगा। आगे यह एंटासिड का एक संघटक है। एंटासिड में भी पेट में अम्लीयता बढ़ गया तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलेंगे, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन सल्फेट जब सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है ना, तो तेज गति से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वायु से भारी होता है, तो आग जहां पे लगा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, वहां से ऑक्सीजन को हटा देता है। और ऑक्सीजन को जैसे ही हटाता है आग बुझ जाता है, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या मजेदार बात है ना। चलो ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। देखिए धोने का सोडा, भाई धोने का सोडा, धोने का सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। भाई धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए, है ना, याद रखिए। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। दोस्त के यहाँ जाते हो ना, खाना खाते हो और बाय करके आ जाते हो, तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट और 10 बाल्टी जल। ठीक है, ये चीज है, ऐसे याद रखेंगे। आगे चलते देखिए, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यह अभिक्रिया जब जल से करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि सर्फ होता है। उपयोग क्या है इसका, तो भाई इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कपड़े धोने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट टॉपिक है आपका। लास्ट तक अगर बने हैं तो मजेदार, मतलब समझिए कि क्लियर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सब। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखेंगे जिप्सम को जब हम 373 केल्विन कहिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट जिसको कहते हैं पीओपी बनाता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, पीओपी। जिप्सम क्या होता है, देखिए कैल्शियम सल्फेट रिएक्शन पूछा जा सकता है। पिछली बार पूछा था तो हो सकता है कि इस बार ना पूछे, लेकिन फिर भी इसको कर लेना है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि अर्धहाइड्रेट नहीं है, 2H2 है, इसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब 110 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जब इसको जिप्सम को क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, 1/2 H2O और 3/2 जल बाहर निकल जाता है। ठीक ना। और यही जो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, इसी को तो कहते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। घरों में डिजाइन बनाने में भी इसका काम आता है। ठीक है, देख सकते हैं ये चीज है। जिप्सम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए। उपयोग होता है, जैसे देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। जैसे कि किसी का हड्डी टूट गया है तो हड्डी टूटने के बाद जो है उसको जोड़ते हैं, मतलब एक जगह लाते हैं और उसको स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। सजावट का खिलौने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये जो है आपका लास्ट टॉपिक था, जो कि पूरी तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो विद्यार्थी अभी तक जो है बने हुए हैं इस वीडियो पर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले जो एग्जाम होगा उसमें फोड़ के रख देंगे। ठीक है, नंबर जो है भरपूर आने वाला है आपका। ठीक,
इसी तरह से हर एक वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है, आखिरी तक वॉच करिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक बताए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा, प्रश्न जैसे ही हल होगा, मक्खन की जैसे जैसे हल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एकदम मेहनत के साथ, मजबूती के साथ जो है एकदम तैयारी करते रहिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं सफलता आपको बहुत अच्छा जो है प्राप्त होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।